हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अब न्यू चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम उसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और इसके साथ इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं या इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास इट इज वेल एस्टेब्लिश फैक्ट दैट मैनी रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीट, के बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते हैं। हमें अपेरेंटली लग रहा है कि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट जो हैं रिएक्ट ही नहीं किए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वो प्रोडक्ट भी कन्वर्ट बैक हो रहे होते हैं रिएक्टेंट में। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये, ठीक है। दे प्रोसीड टू अ सर्टेन पॉइंट एंड देन अपेरेंटली स्टॉप, कि कुछ देर तक तो रिएक्शन होता है, फिर ऐसे लगता है जैसे रिएक्शन स्टॉप हो गया। आफ्टर लिविंग कंसीडर अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, नो मैटर हाउ लॉन्ग द रिएक्शन इज अलाउड टू कंटिन्यू, कि ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन जो है स्टॉप हो गया है, चाहे हम उसे बहुत सारे टाइम के लिए भी रख दें और उसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आ रही, ठीक। This is because the product themselves like to give back the original reactant। ये होता क्यों है कि जो प्रोडक्ट होती है वो भी आपस में रिएक्ट करके या डीकम्पोज होकर दोबारा से हमें रिएक्टेंट प्रोवाइड कर देती हैं। अंडर एनी given set of condition of temperature, pressure and concentration, the point at which any reaction seems to stop is always the same। कि अगर हम एक रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो जब उसका इक्विलिब्रियम आना है, यानी कि जहां पे वो स्टॉप हो रहा है, उसके लिए हम प्रेशर और टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को चेंज भी करके देख लें तो वो वही पॉइंट के ऊपर वही उतनी ही कंसंट्रेशन हमेशा जो है रिएक्टेंट की रिमेन रहेगी। व्हेन अ रिएक्शन रीच दिस स्टेज इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। कि जब हम वहां पे क्या करें, कंसंट्रेशन को चेंज करें, लेकिन दोबारा हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा, ठीक है। यही हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल भी था कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी करते हैं तो इक्विलिब्रियम दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर रीच कर जाता है, ठीक है, पहुंच जाता है, ठीक है। हमारे पास क्या एट द स्टेज द रेट एट विच द रिएक्टेंट डिसअपीयर टू फॉर्म द प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द रेट एट विच द प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो भी इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है हमारे पास कि प्रोडक्ट जो है रिएक्ट करके दोबारा हमारे पास रिएक्टेंट या रिएक्टिंग स्पीशीज बना रहे हैं, तो दोनों के रेट जो है हो जाते हैं हमारे पास इक्वल। Under these conditions, no perceptible change can be detected in the system and the overall effect is an apparent state of complete rest। कि हमें apparently ऐसे लग रहा है कि कोई change नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में जितने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। और अपेरेंटली हमें लग रहा है कि ये रेस्ट पे है, यानी कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो डायनामिक होता है, यानी मूवमेंट तो हो रही होती है आयंस की, लेकिन इक्वल मूवमेंट हो रही होती है, तो इसलिए हमें वो पता नहीं चलता। सच एन इक्विलिब्रियम इज इन फैक्ट अ डायनामिक वन in contrast to static equilibrium where there is no motion whatsoever। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल या रुका हुआ, कि जहां पे स्टैटिक मीन के जहां पे कोई भी मोशन नहीं है, लेकिन डायनामिक का मतलब होता है कि जो जिसमें मूवमेंट हो रही है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में जा रहे हैं, लेकिन इक्वल रेट से जा रहे हैं, तो इसलिए दोनों की कंसंट्रेशन जो है हमारे पास क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए हमें वो नजर नहीं आ रहा। All chemical equilibria or physical equilibria between the states are considered to be dynamic in nature। हमने पिछली दफा देखा था कि फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होता है कि फिजिकल स्टेट जो है में चेंज आ रहा है और वो कांस्टेंट आ रहा है, और इसी तरह केमिकल, अगर केमिकल स्पीशीज के दरमियान में कोई केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, न्यू स्पीशीज बन रही है, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा वहां पे। और ये हमारे पास क्या होते हैं, डायनामिक इन नेचर होते हैं, मीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में जा रहे हैं। A reaction which can proceed in both directions simultaneously is called reversible reaction। कि reversible reactions क्या होते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं और प्रोडक्ट जो है रिएक्शन में जा रहे हैं, दोनों प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रहा होता है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। A reversible reaction is represented by two arrows
showing the opposite direction. ठीक है, ये भी हमें पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को रेक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लिखते हैं, इसका एरो हाफ एरो लगाते हैं, और प्रोडक्ट से जब रेक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन है तो वो उसको रिवर्स डायरेक्शन में हाफ एरो के साथ मेंशन किया जाता है. A reversible action is represented by two arrows showing the opposite direction between the rectangle and product. Chemical equilibrium is defined as the state of a reversible reaction when the two opposing reactions occur at the same rate. स्टूडेंट, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम. जिस बच्चे को नजर नहीं आ रही वो क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखे. ठीक है, किसी बच्चे ने मैसेज किया है कि उसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, तो बच्चे आप ऐसा करो कि आप एक दफा इसको लीव करके फिर दोबारा जो है ना उसको चेक करें, क्योंकि बाकी बच्चों को नजर आ रही है. अच्छा, हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम इसको क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट of a reversible reaction when two opposing reaction occur at the same rate. कि two opposing reaction कौन से हैं हमारे पास? reactant प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो रेक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका रेट क्या है? सेम हो गया है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन. एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम. कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट और प्रोडक्ट जो है टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही. रेट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है. कांस्टेंट का मतलब क्या है कि रेक्टेंट वाली साइड पे अगर 5 ग्राम है तो वो 5 ही रहेगी. ठीक है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे अगर 7 ग्राम है तो वो 7 ही रहेगी. अब ये देखिए 5 और 7 इक्वल नहीं है, लेकिन कांस्टेंट हो सकती है कि 5 है तो वो हमेशा 5 ही रहे, या 7 है प्रोडक्ट वाली साइड पे तो वो हमेशा 7 ही रहेगा. तो इसलिए कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो सकती है और रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल हो सकते हैं. अब इसकी एग्जांपल दी जा रही है. लेट अस कंसीडर द केमिकल रिएक्शन फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड व्हेन इट इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल. तो ये कन्वर्ट होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन के अंदर. ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि पहले क्या है, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में और फिर बाद में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है. As the forward reaction proceeds to form PCl3 and chlorine, the concentration of PCl5 decreases. क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की स्टार्ट पर कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज हो रही होती है. ये ग्राफ से भी आपको शो हो रहा है, एक साइड पे टाइम है, दूसरी साइड पे कंसंट्रेशन है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. The concentration of PCl3 and chlorine are initially zero. ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? जीरो है. As the result, the rate of forward reaction also decreases. कि स्टार्ट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर आप देख रहे हैं, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसकी स्लोप ज्यादा है. आस्ता आस्ता क्या हो रही है? इसकी स्लोप कम होती जा रही है और एक लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल. ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही. As the result, the rate of forward action also decrease. कि पहले स्टार्ट पे ज्यादा है और आस्ता आस्ता क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है. And the rate of reverse reaction increase. अब जैसे प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है और एक टाइम आएगा कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी हमारे पास. ठीक है, एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज, टाइम के साथ साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. इफ इनफ टाइम, कितना टाइम होना चाहिए? टाइम एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, टी इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, इज अलाउड फॉर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल. तो इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है हमारे पास इक्वल हो जाते हैं. एंड द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, PCl3 एंड chlorine become constant at the constant temperature. तो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी. The concentration graph running parallel to the time axis represent the equilibrium state. कि जब ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल आ गया, मीन स्ट्रेट लाइन आ गई है रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी. जहां पे स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब है अब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई है. ठीक है, अब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है.
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम के। A system in equilibrium must have following characteristics. The concentration of substance involved in a chemical reaction remain constant indefinitely at a given temperature. ये constant रहेगी हमेशा equilibrium position के ऊपर इसकी concentration, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये पहले भी बताया कि concentration जो होती है constant होती है, equal नहीं होती। equal का मतलब है कि एक साइड पे 4 है, दूसरी साइड पे भी 4 हो, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है 5 आ रही है 4 आ रही है, वो उतनी ही रहे, ठीक है। इट कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन है, किसी भी साइड से ये रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर से पहले भी ये सारी चीजें एक दफा पढ़ी थी, जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं हम। केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग अ गैस और गैसेस अटेन ओनली इन अ क्लोज वेसल, कि ये गैस अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तौर पे ये है तो उसको हम क्लोज वेसल के अंदर रिएक्शन प्रोसीड आउट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गैसेस के पार्टिकल्स तो अगर ओपन में हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो तो रैंडम मूवमेंट हो रही होती है और वो उनको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि क्लोज वेसल में गैसियस रिएक्शन होते हैं। A catalyst cannot change the equilibrium point in the presence of catalyst. The equilibrium state is achieved earlier. कि कैटलिस्ट ने इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करना। कि फर्ज करें पहले इक्विलिब्रियम माना था कि रिएक्टेंट 5 हो और प्रोडक्ट क्या है 7 हो, ठीक है। इसने इस पॉइंट को चेंज नहीं करना। कैटलिस्ट ने क्या करना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेज कर देना है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को तेज करना है ना। यानी पहले 20 मिनट में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आता था, अब क्या हो सकता है 5 मिनट में रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। जस्ट कैटलिस्ट का काम क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन करना है, उसने इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करना। The forward and reverse reaction occur simultaneously and the equilibrium is maintained by dynamic balance. पहले हमने इसकी बात कर ली कि ये डायनामिक्स बैलेंस होता है। Thermodynamically speaking, a system in equilibrium state has maximum stability and entropy, ठीक है, and minimum free energy होती है। यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम हो जाएगी और एंट्रोपी और स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। हमारे पास टाइप क्या होती हैं, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। टाइप जनरल हमने पीछे देख ली थी कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो सकता है और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम हो सकता है हमारे पास। तो होमोजीनियस के नेम से है कि सेम फेज, ठीक है, और हेटेरोजीनियस क्या होगा, डिफरेंट फेजेस में अगर हमारे पास मटेरियल है तो वो हेटेरोजीनियस आ जाएंगे, ठीक है। A chemical equilibrium may be classified into two groups, namely homogeneous and heterogeneous. An equilibrium in which all the components occur in only one phase is called homogeneous equilibrium. कि जितने भी कंपोनेंट है वो सिर्फ एक ही फेज में है, चाहे लिक्विड है चाहे गैस है उसके अंदर, ठीक है। तो ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एज इन अ सिस्टम कंटेनिंग ओनली गैसेस और अ सिंगल लिक्विड और सॉलिड फेज, ठीक है। या सिर्फ गैसेस हो या सिर्फ लिक्विड हो या सिर्फ सॉलिड हो तो वो हमारे पास क्या होगा, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन जब एक से ज्यादा फेजेस आ जाएंगे तो वो हेटेरोजेनियस हो जाता है, ठीक है। एन इक्विलिब्रियम इन विच मोर देन a single phase appear is called heterogeneous equilibrium. As equilibrium between solid and gas, solid and liquid, liquid and gas और liquid and अच्छा सॉलिड एंड सॉलिड नहीं आएगा क्योंकि देखिए फेज सेम होगी, ये इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यानी एक फेज अगर सॉलिड है तो दूसरी लिक्विड या गैस होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना ये हेटेरोजीनियस है। तो आप इसको बेशक अपने पास कट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। अब हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। The first generalization of the equilibrium state based on the quantitative relationship between the amount of reacting substances and product present in a reversible reaction at equilibrium was enunciated by C.M. Goldberg and P. Wage in 1864, which is known as law of mass action. कि हमारे पास क्या है कि reactant and product की जो concentration है ना उसको कैसे आपस में रिलेट किया गया इक्विलिब्रियम के साथ। तो
ये सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने किया था, जिसको हम लॉ ऑफ मैस एक्शन के तौर पे भी कहते हैं। पीछे हमने काइनेटिक्स में भी देख लिया कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन से होंगे, जो प्रोडक्ट बनी हुई है, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन है तो वही रिएक्टेंट होंगे, तो उनकी जो है प्रोडक्ट से, यानी जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है, और उसके अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसको उसकी पार बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट स्टेट दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इट्स एक्टिव मास, and the rate of a chemical reaction is proportional to the product of active masses of reacting substances। कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट जो है, जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, उससे रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। A more complete statement of the law of mass action is given as the rate of a chemical reaction is proportional to the algebraic product of molar concentration of reacting substances raised to power to its coefficient in the balanced chemical equation। कि balanced chemical equation से हम क्यों कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट हैं, वो 1 मोल में यूज होने हैं, ठीक है। 1 मोल में यूज हो रहे हैं तो फिर तो हमें उसको 1 और 2 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 मोल यूज होने, 3 मोल यूज होने, तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो उनकी पार है या उसके कोफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, उसको भी हमने कंसिडर करना है। इसी तरह हमारे पास एक्टिव मैसेस क्या होती हैं, कि जो इफेक्टिव मैस होती है, मतलब कि हम 10 ग्राम कोई भी सब्सटेंस डालते हैं, रिएक्टेंट है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो 10 के 10 ग्राम ही यूज हो जाता है। फर्स्ट करें वो 3 ग्राम यूज होता है, ठीक है। तो उसकी एक्चुअल मैस या इफेक्टिव मैस तो उसकी 3 ग्राम होगी ना, जितना वो यूज हुआ है। तो उसके लिए हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। और अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो हमने देख लिया था कि एक्टिविटी और जो है, जो एक्टिव मैस है और कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम ही होती है, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा सा ये डिफरेंट हो सकता है। तो हम मोस्टली इसको मोलर कंसंट्रेशन में लिख रहे होते हैं। काइनेटिक्स में भी आप लोगों ने देख लिया कि हम ब्रैकेट्स लगा रहे होते थे, तो वो ये बताती है कि ये मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। By the term active masses we mean the molar concentration, the number of moles per dm cube। एक dm cube वॉल्यूम है, उसके अंदर हमारे पास कितने कितने नंबर ऑफ मोल हैं किसी भी सब्सटेंस के। अब हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, A + B goes to C and D। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, KF, और रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या बनेगा, KR, where A and B represent the reactant and C and D represent the product। When equilibrium is reached, the molar concentration of each substance is represented as concentration of A, concentration of B, concentration of C, concentration of D। या फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रैकेट में। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, बड़े वाली ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हम लिख रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन के अंदर रिएक्टेंट को लिख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मैस एक्शन के थ्रू हमारे पास क्या है, जो उसकी स्टेटमेंट थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ। अलजेब्रिक प्रोडक्ट या कहीं भी प्रोडक्ट ऑफ लिखा होता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना आप लोगों ने, ठीक है। कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर पावर, ठीक है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में थी। अब यहाँ ए और बी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है इनकी पावर क्या है, 1 and 1 है। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए KF है, ठीक है। इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या बन जाएगा, कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ D, और दोनों की पावर क्या है हमारे पास, 1 1, where the KF and KR the rate constant for the forward and reverse reaction। At equilibrium, the rate of forward reaction is equal to the reverse reaction। जो पीछे हमने स्टेटमेंट में भी बात करी थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। तो हम दोनों रिएक्शंस की इक्वेशन लिख सकते हैं कि KF into A into B is equal to KR into C into D। अब हमने क्या करनी है, इनकी रेशियो लेनी है। फॉरवर्ड रिएक्शन से हम क्या करेंगे, रिवर्स रिएक्शन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, KF डिवाइडेड बाय KR आ जाएगा, और ये जो इसके साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है KF के साथ, वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो क्या बन जाएगा, KF over KR इज इक्वल टू
कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू सी इंटू डी, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने ऊपर लिखनी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने नीचे लिखनी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, के सी है। यानी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स डायरेक्शन जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे पास केसी की। और जो कंसंट्रेशन की बात करेंगे हम, तो कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आनी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है नीचे आनी है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इंडिकेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। कि के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, सी इसलिए लिख रहे हैं कि हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर गैस होती है तो गैस का प्रेशर होता ना, तो वो के पी बन जाता, ठीक है। तो के सी का मतलब है कि हम सॉल्यूशन की फॉर्म में बात कर रहे हैं और कंसंट्रेशन ले रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। द वैल्यू ऑफ के सी इज independent of the initial concentration of reactant and product but depend upon the temperature, nature of reactant and the nature of solvent। ये हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पे हमने लिखनी कौन सी है कि जो अवेलेबल कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो कंसंट्रेशन आ रही है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर सकता है। यानी हम इन चीजों को चेंज करें तो केसी की वैल्यू चेंज हो सकती है। In the equilibrium expression, it is conventional that the concentration of product are placed in the numerator and the concentration of reactant in the denominator। कि प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर आती है और रिएक्टेंट जो है वो नीचे आते हैं। हमने देख भी लिया क्यों नीचे आए, कि के एफ ओवर के आर करना है, हमने उनकी रेशियो निकालनी है, तो के एफ के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन में जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी। The magnitude of Kc indicate the position of equilibrium relative to the product and reactant। कि Kc की क्या वैल्यू आती है वो हमें बताती है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट कितने हैं और रिएक्टेंट कितने हैं। If the numerical value of Kc is larger than 1, the position of equilibrium is in the direction of product of the reaction। देखें Kc की वैल्यू कैसे ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि 1 कब आ सकती है, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इक्वल हो, ठीक है। तो तभी ये कैंसिल होके 1 होगा। अगर ये इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। सी और डी की वैल्यू हमारे पास ज्यादा है तो के सी की वैल्यू ज्यादा आएगी। द numerical value of Kc is less than indicate the position of the equilibrium lies to the left, that is toward the reactant। कि अगर ये वैल्यू कम है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ज्यादा है। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट वाली साइड पे होगा एंड ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। कि प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ज्यादा हो गया। अब हमने तो ये सिंपल एक लिख लिया कि जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट थे 1 1 थे, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो तो हमें उनके कोफिशिएंट को भी लिखना पड़ता है। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। फॉर अ मोर जनरल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग टाइम के ए जो है उसके ए मोल है, बी जो है उसके बी मोल है, या कोई भी इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हो सकती है, यानी आगे और भी प्रोडक्ट हो सकती है। यहाँ उन्होंने इसलिए डॉट डॉट लगाए हैं कि रिएक्टेंट जो है और भी है। इसी तरह सी की कंसंट्रेशन क्या है, सी है, स्मॉल सी है, ठीक है। डी की कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल डी है, और इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हो सकती है। where small a, b, c and d represent the number of moles of the species taking part in a chemical reaction। कि chemical reaction में जो species पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम लिखेंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक नहीं है, 2 या 3 4 5 जितने भी हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। के ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या बनेगा, हमारे पास क्या था, के सी इज इक्वल टू स्मॉल के। अच्छा याद रखें कि रेट कांस्टेंट जो होता है हमेशा जो है हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा यही नोटेशन लिखनी है, ये नहीं है ना कि दोनों के लिए कैपिटल कर दें या दोनों के लिए स्मॉल कर दें। हमारे पास क्या है, के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, और यहाँ पे क्या इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या थी, सी की कंसंट्रेशन
और उसके मोलर कोफिशिएंट को हमने क्या कर दिया, उसकी पावर बना दी। जैसे स्मॉल सी के ऊपर लिख दिया स्मॉल डी, डी के ऊपर लिख दिया स्मॉल ए के ऊपर, और बी जो है स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी के ऊपर लिख दिया। यानी उनके मोलर कोफिशिएंट को भी ऐड करना है यहाँ पे, इसको लिखना है इस इक्वेशन में। Equation 2 is a mathematical representation of law of chemical equilibrium and is the general expression for the equilibrium constant. के equilibrium constant के लिए एक general expression है, ठीक है। Here this subscript C is used to indicate the concentration या molarities are being used in the mass action expression. के K के साथ जो C लगा हुआ है ये बता रहा है कि हम concentration में इसको use कर रहे हैं, concentration term के लिए use कर रहे हैं। It must be noted that equation 2 is strictly true for ideally dilute solution and is not applicable to non-ideal solution. ठीक है, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन आप लोगों ने वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल पढ़ी हुई हैं, और वहां पे आपने देखा होगा कि वो सोल्यूशन जो रॉड्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, और जो नहीं करते वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो आइडियल सोल्यूशंस होते हैं या जो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं उनके लिए तो ये एप्लीकेशन जो है एप्लीकेबल है, लेकिन जो नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैं उनके लिए हम कंसंट्रेशन के बजाय इफेक्टिव कंसंट्रेशन लेते हैं। ठीक है, वही बात जो हमने पहले की थी वो यहाँ पे अब यहाँ पे बताई जा रही है कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन लेते हैं या एक्टिव कंसंट्रेशन लेते हैं। वहाँ पे एक्टिविटी का को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन द केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द इफेक्टिव और एक्टिव कंसंट्रेशन रेदर देन मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनके लिए हम एक्टिव कंसंट्रेशन या इफेक्टिव कंसंट्रेशन लेते हैं। The effective concentration is termed as the activity, यानी हमने किसी भी सब्सटेंस की एक्टिविटी निकालनी है, वो क्या होती है, एक्टिविटी इज इक्वल टू गैमा इनटू एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ 100% डिसोसिएटेड। कि अगर हम कंसीडर करें कि कोई सब्सटेंस 100% डिसोसिएट हो रहा है तो उस टाइम उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, और पीछे लास्ट टाइम आपने F लिखा हुआ था, ठीक है, F लिखे या गैमा लिखे, मोस्टली ये गैमा लिखा जाता है एक्टिविटी कोफिशिएंट को। ठीक है, कि एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन लिखना है हमने। जो कंसंट्रेशन वो लिखनी है जब हमें लग रहा है कि ये 100% डिसोसिएट हो गया। ठीक है, वेयर गैमा इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट, दस फॉर हायर कंसंट्रेशन द एक्टिविटीज मस्ट बी यूज्ड इन प्लेस of molar concentration in the expression for the equilibrium constant. The activity हम क्या करेंगे, must be used in place of molar concentration. जब भी हमारे पास क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन के बजाय हम एक्टिविटी को यूज करेंगे इन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन। कि अगर हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करनी है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैन बी बिकम, अब क्या होगा कि जहां हम मोलर कंसंट्रेशन लिख रहे थे या ब्रैकेट लिख रहे थे तो वहां पे क्या करेंगे, हम एक्टिविटी के लिए ए को यूज करेंगे। मतलब एक्टिविटी ऑफ सी रेज टू पावर इट्स वो जो मोलर कोफिशिएंट थे, ठीक है, जो उसकी पावर बने थे, तो वो आ गया मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी ऑफ डी रेज टू पावर इट्स मोलर कोफिशिएंट। सिमिलरली हमारे पास क्या है कि एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट अब आएगी ए रेज टू पावर इट्स मोलर कोफिशिएंट। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको एक्टिविटी ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी जिसका मोलर कोफिशिएंट है। हेंस Kc is called the thermodynamic equilibrium constant। Kc को हम क्या कहते हैं, thermodynamic equilibrium constant की वैल्यू आ गई है हमारे पास। स्टूडेंट हमारे पास जस्ट 5 मिनट है, मैं क्विकली आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं इसी को रिपीट करूंगी। अब हमने क्या देखना है नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन Kc, Kp, Kx एंड Kn क्या होते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन। देखिए हमने Kc निकाल लिया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के लिहाज से, यानी सॉल्यूशन के लिहाज से। हम क्या कर सकते हैं, Kp निकाल सकते हैं, गैसियस रिएक्शन हो तो गैस का प्रेशर लेते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन में हम ले रहे हैं टर्म्स तो Kx आ जाएगा। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से लें तो Kn आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने करना है इन्हीं जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इनका आपस में रिलेशनशिप निकालना है।
और उससे हमें क्या पता चलेगा कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये स्टडी करना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 5 आपको नजर आ रही है, ये सेम वही इक्वेशन है, जस्ट यहाँ पे क्या किया है, कंसंट्रेशन टर्म की जगह पे आपने क्या किया, गैस का प्रेशर ले लिया, P ऑफ C एंड P ऑफ D, P ऑफ A, P ऑफ B, ठीक है। ये इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल टाइम कम है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही इसको जो है ना डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, CR जो है अटेंडेंस ले लें, और स्टूडेंट आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ लें।